नमस्कार दोस्तों। रिलीजियसली सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात और वो ये कि तहे दिल से आपने जो मुझे प्यार दिया पश्चिम बंगाल में ग्राउंड जीरो से औचक भौचक के जरिए उसे देख करके कमेंट बॉक्स में, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका आभारी हूँ। अब सीधे पॉइंट पर आता हूँ दोस्तों। ये एक्सप्लेनर जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये मैंने किसी एसी रूम में बैठ कर के बनाई गई अपनी धारणा पर तैयार नहीं किया है और ना ही ये एक्सप्लेनर मेरे लिए किसी रिसर्चर ने लिखा है। आप मेरे फोरहेड पर सनबर्न देख सकते हैं। मैंने अपने आप को पश्चिम बंगाल की जनता के साथ भरी दोपहर में सुबह से शाम तक झुलसाया है, उनका दिल टटोलने के लिए, उनका दिमाग पढ़ने के लिए, उनकी नब्ज देखने के लिए। तब जाकर ये एक्सप्लेनर मैं आपके सामने धारा प्रवाह ला रहा हूँ, एक्सटेम्पोर आप तक पहुँचा रहा हूँ। जब मैं बंगाल पहुँचा तो मैं बंगाल में जाकर के क्या देखता हूँ कि चारों तरफ टीएमसी के झंडे, पोस्टर्स और बैनर, हर घर की दीवार पर वो घास के दो फूल बने हुए हैं, टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है वो। लेकिन टीएमसी का इतना चुनाव प्रचार देखकर भी मैं भ्रमित नहीं हुआ कि दीदी का जलवा कायम है। देखिए, मैं पत्रकार कईयों के मुकाबले बहुत छोटा हूं, लेकिन एक बात जानता हूं कि चुनाव केवल प्रचार से नहीं जीते जाते और ना ही प्रचार या रैलियों में जुटने वाली भीड़ को देख करके आकलन तैयार किए जाते हैं। मैं पूरा 1 महीना बंगाल के लोगों के बीच था और उसी के जरिए से ये आकलन आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि अब देखिए, कल पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले ली। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। अब उनके शपथ लेते ही सबसे बड़ा सवाल ये नहीं रहा कि ममता बनर्जी क्यों हारी, हालांकि ये चर्चा का विषय है, होना चाहिए, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल ये है कि शुभेंदु अधिकारी जीत कर अब क्या करेंगे। क्या वो उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जो पश्चिम बंगाल की जनता ने एक नई सरकार से लगाई हैं। देखिए, ममता क्यों हारी, क्यों बीजेपी का इसको हथकंडा उन्होंने बताया, क्या वाकई में ममता की हार के पीछे बीजेपी का कोई हथकंडा था, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या था? और अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो क्या ये अचानक आई? नहीं, इसके संकेत 2021 में मिल चुके थे जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारी थी शुभेंदु अधिकारी से। 2021 में नंदीग्राम से हार ने पहली बार यह संकेत दे दिया था कि बंगाल में दीदी अजेय नहीं हैं। मार्जिन छोटा था शुभेंदु अधिकारी की जीत का, लेकिन चुनाव में हार जीत मायने रखती है, मार्जिन मायने नहीं रखता। कौन कितने मार्जिन से हारा जीता कोई फर्क नहीं पड़ता, हारा जीता ये मायने रखता है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सिर्फ हराया नहीं था, उनके राजनीतिक किले को चुनौती दी थी। पहले नंदीग्राम और अब भवानीपुर, जिसे ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता था। कहने वाले कहते थे कि नंदीग्राम शुभेंदु का है और भवानीपुर ममता का है, लेकिन 2026 के बाद सवाल ये है कि क्या दोनों पर अब शुभेंदु अधिकारी की मोहर लग गई है। दोस्तों, मैंने अपनी कवरेज में दोनों का ही रिएक्शन लिया था। दीदी प्रणाम। दीदी खेला होबे, खेला होबे। हाँ, दीदी ने स्माइल किया जब मैंने पूछा दीदी इस बार खेला होबे, दीदी ने कहा हाँ होबे। क्या होने वाला है इस बार? हाँ, जीत रहा हूँ। नंदीग्राम का इतिहास दोहराएंगे। हो गया। ये रिएक्शन मुझे मिला था 29 तारीख को, वोटिंग वाले दिन। अब सवाल ये है कि शुभेंदु अधिकारी ही क्यों बने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। कई अटकलें लगाई जा रही थी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर कोई नया मुख्यमंत्री हो सकता है, नया चेहरा हो सकता है। लोग ये भी कह रहे थे कि राजस्थान या मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लागू करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, सच ये है कि बंगाल में बीजेपी के पास शुभेंदु अधिकारी का कोई विकल्प नहीं था। अगर पार्टी उनके अलावा किसी और के नाम पर विचार करती तो ये आत्मघाती होता पार्टी के लिए। अब सवाल यह है कि बीजेपी के पास शुभेंदु के अलावा विकल्प क्यों नहीं था। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा गणित है। जिस नेता ने सिटिंग सीएम को 2 बार हराया हो, उससे बड़ा राजनीतिक चेहरा क्या कोई हो सकता है?
बीजेपी अगर किसी और के नाम पर जाति या मोहर लगाती तो जनता के जनादेश की भाषा को वो कमज़ोर कर देती। इसीलिए टीएमसी से आए शुभेंदु अधिकारी सीएम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी भी बन गए और ज़रूरी भी बन गए। टीएमसी से आए थे, ये वाला तर्क उल्टा विपक्ष पर भारी पड़ता अगर शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनती सीएम चेहरे के तौर पर। अच्छा, यहां आगे बढ़ने से पहले एक बात गौर करने लायक है, क्योंकि मैंने ये कहा कि टीएमसी से आए थे शुभेंदु अधिकारी, तो देखिए ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए थे और हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने वो कांग्रेस से आए थे। अब सवाल बीजेपी से ज़्यादा विपक्ष से है कि मंथन की ज़रूरत है कि आप अपने काबिल लोगों को पहचान क्यों नहीं पाते भाई। जब वही लोग बीजेपी में जाकर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये दोष बीजेपी का नहीं रह जाता, फिर विपक्ष की राजनीति का दोष भी है ये और उसकी नज़र का भी दोष है। हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस में उतनी तरजीह नहीं दी गई, अब देखिए वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाते थे, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक सिरे से संभाला। नतीजा आज आपके सामने है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की असली परीक्षा अब शुरू हुई है दोस्तों। चुनाव हराना एक बात है, सरकार चलाना दूसरी बात है। बंगाल की जनता ने सिर्फ ममता बनर्जी को हटाने के लिए वोट नहीं दिया होगा, ये तय है। लोगों ने बदलाव, कानून व्यवस्था, रोजगार, भ्रष्टाचार से मुक्ति और प्रशासनिक सम्मान के लिए वोट दिया है। बंगाल में जीत बड़ी है, लेकिन उम्मीदें उससे भी ज्यादा बड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब जनता पूछेगी, क्या कटमनी खत्म होगी? क्या राजनीतिक हिंसा रुकेगी? क्या सरकारी दफ्तर आम आदमी के लिए खुलेंगे? क्या युवाओं को अब नौकरी मिलेगी? क्या बंगाल उद्योग की तरफ लौटेगा? शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा करके इतिहास तो लिख दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो बंगाल को बदलकर भविष्य भी लिख पाएंगे? क्योंकि जनता ने उन्हें सत्ता दी है, अब जनता उनसे हिसाब भी लेगी। जनता अब पश्चिम बंगाल की हिसाब लेना सीख गई है। एक ट्रेंड देखिए, राजनीति में जनता कब किसे जमीन पर ले आए कोई नहीं जानता। ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री, 2021 में नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी, उसके बाद भवानीपुर आकर के वो चुनाव जीती और फिर मुख्यमंत्री बनी, तीसरी बार मुख्यमंत्री तब बनी। लेकिन 2026 में जनता ने दूसरी बार भी उन्हें चुनाव हरा दिया। इस बार फर्क सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो चुनाव हार गई, फर्क ये भी है कि अब वो विधानसभा तक नहीं पहुंच पाएंगी, वो विधायक भी नहीं रही। जिस नेता को कभी बंगाल की सबसे ताकतवर आवाज माना जाता था दोस्तों, आज वही अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु को भी देख लीजिए। स्टालिन जो कभी बेहद मजबूत मुख्यमंत्री माने जाते थे, आज सत्ता से बाहर हैं। तमिलनाडु में सरकार हालांकि फंसी हुई है, राजनीतिक अस्थिरता वहां लगातार बढ़ रही है। खैर उसकी बात हम फिर कभी करेंगे किसी और एक्सप्लेनर में, अभी पश्चिम बंगाल की बात। और यहां एक और बहुत बात दिलचस्प है कि ममता बनर्जी हो या स्टालिन, दोनों पर लंबे समय तक एक खास तरह की छवि चिपकी रही। उनके विरोधी लगातार उन पर हिंदू विरोधी राजनीति करने के आरोप लगाते रहे। ममता बनर्जी को विरोधी ममता बानो तक कहने लगे थे। स्टालिन पर भी सनातन और हिंदू आस्थाओं को लेकर के विवादित बयान देने के लगातार आरोप लगते रहे। अब जनता ने जो फैसला दिया है, क्या वो सिर्फ सरकार बदलने का फैसला है या फिर देश की राजनीति में एक बड़े वैचारिक बदलाव का जनता ने संकेत दिया है? क्या अब जनता ऐसी राजनीति से दूर जा रही है, छिटक रही है, जो उसे अपनी परंपराओं, अपनी आस्था, अपनी पहचान से कटती हुई महसूस होती है? ये राजनीतिक पार्टियों के मंथन का विषय है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 के ये नतीजे आने वाले लोकसभा चुनावों की सिर्फ शुरुआत है? उन्हें लेकर के कोई संकेत दे रहे हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों के नतीजों ने सिर्फ सरकारें नहीं बदली हैं, दिल्ली की राजनीति तक एक संदेश पहुंचाया है। देखिए, राजनीति में हार सिर्फ सीटों की नहीं होती, कभी कभी हार अहंकार की भी होती है, बल्कि अक्सर अहंकार की ही हार होती है। ममता बनर्जी को देख लीजिए आप, पहले वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी हार हो गई है, फिर वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार संवैधानिक स्थिति ऐसी बनी कि सत्ता उनके हाथ से चली गई, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। हाँ, विधानसभा तकनीकी रूप से भंग होने तक वो खुद को मुख्यमंत्री कहती रहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो भी जानती थी कि अब वो वापसी वाली स्थिति में नहीं है। नाम इसको वो किसी का भी दे लें।
फिर भी एक अजीब सी जिद उन्होंने दिखाई, बच्चों जैसी जिद। मैं एक चैनल पर देख रहा था कि इधर शुभेंदु अधिकारी शपथ ले रहे थे, उधर ममता बनर्जी का फेसबुक अकाउंट दिखाया जा रहा था, जहां अब भी लिखा हुआ था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। हालांकि बाद में जब मैंने चेक किया उनके एक्स हैंडल को, तो उन्होंने वहां करेक्शन करके लिखा हुआ था चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा। फॉर्मर उन्होंने फिर भी नहीं लिखा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लिखने में भी उन्होंने अभी तक हिचकिचाहट दिखाई है। और यही चीज़ राजनीति में बार बार देखने को मिलती है कि आप अपनी हार को जनादेश न मानकर अपने खिलाफ हुई साजिश मानते हैं। ये आप जनादेश का सबसे बड़ा अपमान करते हैं। मैंने इस पर एक बात भी कही थी कि जब कबूतर के सामने बिल्ली आती है उसका शिकार करने, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है कि अगर उसे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही तो शायद बिल्ली भी उसे नहीं देख पा रही होगी, उसकी जान बच जाएगी। उसे लगता है शायद मौत टल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्ली उसे खा जाती है। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि कबूतर तो नादान होता है, लेकिन राजनीति के ये दिग्गज नेता, इतने अनुभवी, इतने कुशल राजनीतिज्ञ, हार के बाद भी कबूतर जैसी हरकत क्यों करने लगते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। ममता बनर्जी और स्टालिन पहले उदाहरण नहीं है। इतिहास में ऐसे बहुत से नेता हुए हैं जिन्होंने ये मान लिया था कि वही सर्वे सर्वा हैं, लेकिन जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। फिर भी वो जनादेश को जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं हुए। ममता बनर्जी को शायद भरोसा था कि फ्रीबीज, योजनाएं, मुफ्त धनराशि, ये सब उन्हें अजेय बना देगी। उन्हें लगता था कि गरीब जनता हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन जनता सिर्फ पैसे से फैसला नहीं करती। जनता अपने सम्मान, अपने भविष्य और अपने डर से भी फैसला करती है। मैंने जो ग्राउंड जीरो से औचक भौचक किया था, उसमें लोगों ने खुलकर बोला। जिस बंगाल के बारे में यह कहा जाता था कि लोग खुलकर बोलते ही नहीं हैं, उसी पश्चिम बंगाल के लोगों ने चीख चीख कर अपनी नाराजगी मुझे बताई। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? रोजगार। दूसरी क्या थी? सरकार का अन्याय, टीएमसी की कथित गुंडागर्दी, बेरोजगारी और सबसे मुखर मुद्दा बांग्लादेश का बॉर्डर। लोग खुलकर कह रहे थे कि बॉर्डर सील होना चाहिए। यानी वो संदेश लोगों तक तो पहुंच चुका था, जो संदेश शायद ममता बनर्जी के सामने बिल्ली की तरह खड़ा था, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ आंखें मूंदकर कबूतर वाली गलती कर दी। जनता जानती थी क्या होना चाहिए, सीएम अनभिज्ञ हो गई। सीएम ने उस तरफ से आंखें मूंद ली। अच्छा, फिर केंद्र सरकार से लगातार टकराव। उन्हें लगता था कि इससे उनकी बागिन वाली छवि बन रही है। बागिन इज बैक भी चला था, लेकिन जनता सिर्फ बागिन वाली छवि नहीं देखती, जनता ये भी देखती है कि उसके जीवन में क्या बदल रहा है। क्योंकि आखिर में जनता जनार्दन होती है, जनता ही जनार्दन होती है। जनता सब समझती है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक को आप मूर्ख नहीं बना सकते, ये नेताओं को भी अब समझ लेना चाहिए। और देखिए, एक और नैरेटिव था जिसे विपक्ष लगातार सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करता रहा, एसआईआर। जी हाँ, चाहे वो बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बार बार कहा गया कि लाखों लोगों के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग पर आरोप लगे कि आनन फानन में वो ये प्रक्रिया कर रहा है, बिना तैयारी के ये प्रक्रिया अंजाम दे रहा है, लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर रहा है, और ऐसा वो बीजेपी के इशारे पर कर रहा है। लेकिन राजनीति में सिर्फ आरोप मायने नहीं रखते दोस्तों, जमीन पर उसका असर भी तो दिखना चाहिए। मैंने बिहार इलेक्शन के बाद भी कहा था, और यहीं विपक्ष से पश्चिम बंगाल में भी चूक हुई। क्योंकि अगर सच में लाखों लोग एसआईआर से नाराज होते तो वो गुस्सा सड़क पर भी दिखता, वो बातचीत में भी दिखता, वो जनता की आवाज में कहीं ना कहीं तो सुनाई देता। मैंने जो ग्राउंड जीरो से औचक भौचक किया, मैंने जो जनता से बात की, मैं लोगों को रैंडमली रोकता था, चाय की दुकानों पर, बसों में, ट्राम में, लोकल ट्रेन में, बाजारों में। अगर एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा होता तो लोग खुद बोलते, लेकिन इक्का दुक्का लोगों को अगर मैं छोड़ दूं तो ज्यादातर लोगों ने एसआईआर का नाम तक नहीं लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आम जनता को उस प्रक्रिया पर वैसा शक नहीं था जैसा राजनीतिक मंचों पर दिखाया जा रहा था। हाँ, कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि उनका नाम जो है वो गलत तरीके से काट दिया गया। कुछ लोग नाराज भी थे एसआईआर की प्रक्रिया से। उन्होंने कहा कि अब क्या नौकरी धंधा छोड़कर हम फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया में लगें। उनकी नाराजगी जो थी वो जायज़ हो सकती है, और मैं मानता हूं कि अपवाद हर जगह हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन चुनाव अपवादों से नहीं, बहुमत की भावना से तय होते हैं दोस्तों। और बहुमत की भावना एसआईआर नहीं थी,
लोगों ने जिस चीज का नाम सबसे ज्यादा लिया वो था आरजी कर हॉस्पिटल रेप मामला। वहां से ममता बनर्जी की छवि को सबसे बड़ा झटका लगा। ये मेरा अपना आकलन है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए एक महिला के साथ हुई भयावह घटना पर जिस तरह की कथित असंवेदनशीलता उन्होंने दिखाई, उसने लोगों को भीतर तक हिला दिया। पश्चिम बंगाल की महिलाओं को लगा कि जिस दीदी को वो अपना सुरक्षा कवच मानती थी, वही उनकी पीड़ा को ठीक से महसूस नहीं कर पा रही हैं। और यही बात सबसे ज्यादा वहां के लोगों को चुभ गई। राजनीति में कई बार एक घटना सरकार की छवि बदल देती है। भारत में इतिहास गवाह है दोस्तों, प्याज और टमाटर के दामों पर सरकारें गिरती रही हैं। आरजी कर तो फिर भी बहुत बड़ी और संवेदनशील घटना थी। महिलाएं इस बार निर्णायक वोटर साबित हुई हैं दीदी को बाहर करने में। और अगर ये कहा जाए कि आरजी कर मामले ने ममता बनर्जी को सबसे बड़ा राजनीतिक सेटबैक दिया है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जनता सिर्फ विकास नहीं देखती, जनता संवेदनशीलता भी देखती है। ममता के मामले में जनता न विकास देख पाई न संवेदनशीलता देख पाई। और जब जनता को लगता है कि सत्ता संवेदनहीन हो गई है, तब सत्ता बदलने में वो देर नहीं लगाती। एक बात और, ममता बनर्जी लगातार एक ऐसे ट्रैप में भी फंसती चली गई जिसे शायद वो समझ ही नहीं पाई। ये ट्रैप था केंद्र का। उन्होंने केंद्र की एजेंसियों को गंभीरता से नहीं लिया, केंद्रीय एजेंसियों पर लगातार हमला बोला, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के वो लगातार टकराव वाला रवैया रखती थी, हाई कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाती थी, केंद्र सरकार की योजनाओं से दूरी बनाकर रखती थी। इन सब ने धीरे धीरे लोगों के मन में एक परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया। फिर लोगों को पुरानी बातें भी याद आने लगी। टाटा जैसी कंपनी का पश्चिम बंगाल से जाना लोगों को याद आया, उद्योगों का रुकना याद आया, रोजगार का ठहर जाना याद आया कि कैसे रोजगार ठहर चुके हैं। पहले लोगों को लगता था कि दीदी उनके हित की बात करती हैं, लेकिन धीरे धीरे एक वर्ग को लगने लगा कि दीदी अब जनता से ज्यादा अपनी राजनीति बचाने में लगी हुई हैं। क्योंकि अगर जनता का हित हो रहा होता तो बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या क्यों बन जाती, वहां पर हिंसा इतनी बड़ी समस्या क्यों बन जाती, विकास इतना बड़ा सवाल क्यों बन जाता, असंवेदनहीनता वहां इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता। कितने ही लोगों ने मेरे औचक भौचक में एक बात बार बार कही कि अगर दीदी दोबारा सत्ता में आ गई तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। आप सुन सकते हैं मेरे एपिसोड्स में। अब ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, ये लोगों का डर था, एक ऐसा डर जो धीरे धीरे जनता के मन में बैठ चुका था। हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश के साथ हजारों किलोमीटर का लंबा बॉर्डर लगता है और लंबे समय तक बॉर्डर के कई हिस्सों में फेंसिंग को लेकर के विवाद बना रहा है। लोगों के बीच ये धारणा बनी कि हाई कोर्ट के आदेश और निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने फेंसिंग के लिए जमीन देने में इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। और यहीं से सवाल उठा दोस्तों कि आखिर क्यों नहीं दिखाई। यहीं से ममता बनर्जी की नीयत पर सवालिया निशान लगना शुरू हुआ। और यही वो मोड़ था जहां एक वर्ग ने दीदी को ममता बानो कहकर देखना शुरू कर दिया। लोगों को लगने लगा कि अगर आप राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोच रही, अगर आप प्रदेश हित भी नहीं सोच रही, और अगर आपकी राजनीति की वजह से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा मिलने का डर पैदा हो रहा है, अवैध घुसपैठ बढ़ रही है, तो फिर जनता क्यों आपको सत्ता में बनाए रखे। और देखिए, यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं था कि केंद्र सरकार के पास विकल्प नहीं थे ममता को रोकने के। केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर सकती थी। मैंने टीवी डिबेट्स में कई बार, जब तक मैं टीवी में था, ये मुद्दा उठाया पश्चिम बंगाल की डिबेट में कि क्यों नहीं केंद्र सरकार वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देती अगर ममता बनर्जी की तानाशाही इतनी ज्यादा पश्चिम बंगाल में बढ़ गई है। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद बीजेपी कभी लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल की सत्ता तक नहीं पहुंच पाती। यही राजनीति थी, यही रणनीति थी। ममता बनर्जी इसे अपनी जीत समझती रही, अपने अक्खड़पन को, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाई कि उनकी आक्रामक राजनीति और कथित तानाशाही को एक सीमा तक जाने देना, एक चरम तक जाने देना बीजेपी की रणनीति थी, ताकि जनता खुद फैसला कर ले दीदी के भविष्य का। और आखिरकार वही हुआ जैसा बीजेपी ने सोचा था। लोगों ने खुद कहना शुरू कर दिया कि बॉर्डर सील होना चाहिए, घुसपैठ रुकनी चाहिए, यानी लोगों ने यह मान लिया कि घुसपैठ हो रही है। हिंसा रुकनी चाहिए, लोगों ने यह मान लिया कि हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल वैसे भी चुनावी हिंसा के मामले में सर्वोपरि रहा है, सबसे ऊपर रहा है, लेकिन सरकार ये बात नहीं मानती थी। जनता कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन कब तक सहती जनता। जनता का मूड अब बदल चुका था।
एक हद होती है सहने की। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे आकलन में बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीती नहीं है, टीएमसी पश्चिम बंगाल में हारी है। ये मैंने पहले भी कहा था। ये बहुत बड़ा फर्क है। मैंने अपने एक्सप्लेनर में पहले भी अपना यह आकलन दिया था कि ममता बनर्जी अपना चुनाव हार सकती हैं और बीजेपी बिना किसी सहयोगी के सरकार बना सकती है, और मेरे दोनों आकलन सही साबित हुए। क्यों? क्योंकि मैं असली जनता की असली आवाज सुन रहा था। मैंने पश्चिम बंगाल को ड्रोन से नहीं देखा, मैंने एसी स्टूडियो में बैठ करके विश्लेषण नहीं किया, मैं नकली ट्राम में नकली एलीट क्लास और नकली भद्र लोग को बिठा करके उनसे राय नहीं ले रहा था। मैं असली ट्राम में गया, मैंने असली भद्र लोग से मुलाकात की, मैं लोकल ट्रेन में गया, बसों में गया, चाय की दुकानों पर गया। ये चेहरा मैंने धूप में ऐसे ही नहीं झुलसाया, मैं लोगों के बीच गया और वहाँ जा कर के कड़ी तपती हुई धूप में मैंने लोगों के गुस्से को महसूस किया। लोग बीजेपी से प्यार में नहीं थे, लोग टीएमसी से नाराज थे, और उस नाराजगी की गाड़ी बनी बीजेपी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक बात कही कि अगर उन्हें अपनी हिंदू अस्मिता बचानी है तो इस बार बीजेपी को लाना होगा। और हैरानी की बात यह रही कि कई मुस्लिमों ने भी ऑन कैमरा कहा कि इस बार दीदी जाएंगी, बीजेपी आएगी। जब मैंने उनसे पूछा कि खान साहब आप मुस्लिम होकर के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो हैं वो योगी की सरकार में रह रहे हैं। अगर कोई वैध तरीके से रह रहा है, वैध तरीके से काम कर रहा है, तो उसे दिक्कत क्या है? कॉलेज स्ट्रीट वाले एपिसोड में देख सकते हैं आप। ये शब्द मेरे नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों के शब्द हैं जो उन्होंने ऑन कैमरा मेरे औचक भौचक में कहे। खैर साहब, अब सवाल ये नहीं है कि बीजेपी जीत गई, सवाल ये है कि बीजेपी करेगी क्या। क्योंकि जनता ने बीजेपी को प्यार में वोट नहीं दिया है, जनता ने टीएमसी को हटाने के लिए बीजेपी को वोट दिया है, जनता ने उम्मीद में वोट दिया है। और मैं एक आकलन और दे रहा हूं यहां पर, यह बीजेपी के लिए है, शुभेंदु अधिकारी के लिए है। सुन लें, पश्चिम बंगाल की जनता ने लेफ्ट को 34 साल दिए थे, ममता बनर्जी को 15 साल दिए थे, लेकिन अगर बीजेपी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, अगर रोजगार नहीं आया, अगर कानून व्यवस्था वहां नहीं सुधरी, अगर राजनीतिक हिंसा वहां नहीं रुकी, अगर सिर्फ नारों की राजनीति वहां हुई, तो इस बार जनता बीजेपी को 5 साल से ज्यादा नहीं देगी। ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि अब जनता बदल चुकी है पश्चिम बंगाल की। अब जनता इंतजार नहीं करेगी, फैसला सुना देगी। अब वही ट्रेंड नहीं चलेगा कि सालों साल जनता सहती रहे। अब सवाल बीजेपी की जीत का नहीं है, अब सवाल शुभेंदु अधिकारी की परीक्षा का है, कठिन परीक्षा का, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी। जनता की उम्मीदें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं पश्चिम बंगाल में। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। बंगाली अस्मिता को बचाते हुए कैसे बीजेपी विकास लाती है, कैसे रोजगार पैदा करती है, कैसे राजनीतिक हिंसा को रोकती है, कैसे कानून व्यवस्था को सुधारती है, और कैसे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर प्रभावी फेंसिंग सुनिश्चित करती है, यही असली कसौटी होगी। और ये काम बहुत जल्द करना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता अब थक चुकी है, लोग ऊब चुके हैं, लोग इंतजार करने के मूड में अब नहीं है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बहुत ध्यान से सुन लें, क्योंकि बंगाल इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदल रहा, बंगाल परिणाम चाहता है। बीजेपी के पास बंगाल में ज्यादा समय नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अथक संघर्षों से पहली बार मिली बंगाल की सत्ता के मद में, उसके नशे में पार्टी 5 साल हनीमून पीरियड के तौर पर ही निकाल दे। ये गलती हालांकि बीजेपी करेगी नहीं। तो टीएमसी की खींच के बीच तुरंत डिलीवरी के चैलेंज को शुभेंदु कैसे डिलीवर करते हैं, ये उनका और पार्टी का पश्चिम बंगाल में भविष्य तय करेगा। ये मेरा एक छोटा सा आकलन था दोस्तों, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, आगे औचक भौचक का एक नया सफर भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। आपको ना उम्मीद नहीं करूंगा, आप चाहते हैं कि जनता के बीच रहकर जनता से राय ली जाए, तो मैंने फैसला किया है कि धूप में ऐसे ही अपना चेहरा झुलसाने में कोई बुराई नहीं है, अगर जनता की असली आवाज़ किसी भी माध्यम से सत्ता के कानों तक पहुंच जाए। मेरी ये मुहिम, मेरी ये कोशिश आपके बिना असंभव है, आपके बिना अधूरी रह जाएगी। मैं हार जाऊंगा अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े तो। इसलिए हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे हो सकते हो मेरे साथ रहिए। मैं भी आपके साथ रहने का वादा करता हूं। दोस्तों, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक और एक्सप्लेनर के जरिए।
या फिर ग्राउंड जीरो से औचक भौचक के जरिए। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।